Hello dear students, welcome in science class 6. Today we are going to learn lesson number 9 from your science textbook. In today's video we will learn a new lesson. Name of the lesson is the living organism characteristics and habitat. हमारे लेसन का नाम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी और उनके हैबिटेट्स. हैबिटेट्स मतलब होते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनका अधिवास जहाँ पे वो रहते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 79. पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वैकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहेली और जो बूजो थे, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे कि जो बूझो और ये पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी वो कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट था इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जानकारी पाने में. एक बार की बात है कि वो वैकेशंस के लिए कई जगह पे घूमने गए थे. वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. एक बार वो ट्रिप के लिए गंगा नदी के किनारे, जहाँ पे रिवर गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश है, वहाँ पे वो गए थे विजिटिंग के लिए और उनकी ये ट्रिप थी. दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड. वो पहाड़ों पे, हिमालय के पहाड़ों पे चढ़ रहे थे और वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम देखने को मिला. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी. They saw very kind of trees on these mountains. उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे, उस पहाड़ों पे बहुत अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, पेड़ थे, जैसे कि है ओक, पाइन्स एंड देवदार. और ट्रीज के नाम थे ओक, पाइन एंड देवदार. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स. उनका जो घर है प्लेन्स में है. प्लेन्स मतलब मैदानी इलाकों में है, और ये जो माउंटेन्स का इलाका था, यहाँ पे बहुत अलग जगह उन्हें वो देखने को मिली. इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट. अब वो वहाँ से ट्रिप के लिए राजस्थान में चले गए थे. वहाँ पे उन्हें कैमल्स दिखे, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी का इलाका था. बहुत मतलब डेजर्ट में वो गए थे, हॉट डेजर्ट में, रेगिस्तान में. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप. उन्होंने क्या किया, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कैक्टस के प्लांट कलेक्ट किए ड्यूरिंग द ट्रिप. फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच. आखिरकार वो ट्रिप करते हुए पुरी को चले गए थे, जहाँ पे सी है, समुंदर का. वहाँ पे उन्होंने सी बीचेस पे वो चले गए थे. डॉटेड विथ कैजुरीना ट्रीज. वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, कैसरीना ट्रीज थे. वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, a thought struck them. जब वो ये सब मज़ा कर रहे थे तो ट्रिप की बातें याद करते हुए उनके दिमाग में एक बात आई. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry. जब ये जगह पे वो लोग जा रहे थे तो एक के बाद एक वो अलग अलग जगह पे चले गए थे. कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड का इलाका था तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई, बहुत ज़्यादा गर्मी और सूखा मौसम था. सम प्लेसेस सो ह्यूमिड. और कहीं जो जगहें थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी उन्हें देखने को मिली. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स. ऐसे ही वो घूमते हुए आगे चले गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
जो कि लिविंग क्रिएचर्स हैं, जीव हैं, वो उन्हें देखने को मिले। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। वो सोचते रहे कि अर्थ पे, जो धरती है, वहाँ पे ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे बिल्कुल भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं हैं। बुजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बुजो सोच रही थी उसके आसपास के जो प्लेसेस हैं। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबोर्ड्स। फिर घर पे उन्होंने क्या देखा, एक कबोर्ड देखा। घर के अंदर ही उन्होंने ट्राई किया कि कबर्ड के अंदर हम देखें कि वहाँ पे कोई जीव है क्या, नहीं है। He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. उन्होंने सोचा था कि इस कबर्ड के अंदर बिल्कुल भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पर उन्होंने वहाँ पे एक टाइनी स्पाइडर देखा, छोटा सा एक मकड़ी उन्होंने देखी जो कि कबर्ड के अंदर थी। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। उन्होंने घर आउटसाइड द होम, घर के बाहर भी उन्होंने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी कि जहाँ पे बिल्कुल जीव है ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि some kind or the other, जैसे 9.1 में यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, शिप दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देखे। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहली ने सोचना शुरू किया और वो बहुत दूर तक की जगह के बारे में सोचने लगी। She read that peoples have even found tiny living organism in the opening of volcanoes. वो उसने पढ़ा कि लोगों को तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जीव, मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने कहाँ पे देखे, वोल्केनोज में, जहाँ पे भूकंप वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार हर जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे देखने को मिले। फिगर 9.1 में सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमने अभी इस पिक्चर में देखे कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे उसे उसने पाए। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखे, बर्ड्स दिखे, प्लांट दिखे, है ना। और यहाँ पे बटरफ्लाइज भी हैं, मतलब छोटे बड़े सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब वहाँ पे अवेलेबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सराउंडिंग में उसने देखे। नेक्स्ट इज 9.1 ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। जो जीव है वो और उनके रहने की जगह, जहाँ पे वो रहते हैं, उनका परिसर। अनदर थॉट दैट occurred to Paheli and Wujo was about the kind of living organism that were present in a different locations that they had visited. उसके मन में, पहली और बुजो के मन में और एक बात आई जो कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में थी, जो कि अलग अलग लोकेशंस में उन्होंने देखे जब वो विजिट कर रहे थे। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, जो रेगिस्तान है उन्होंने वहाँ पे कैमल, ऊंट देखे। द माउंटेन हैड गोट एंड याक, जो माउंटेन है, पहाड़ है, वहाँ पे उसने गोट और याक को देखा। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। जब वो पूरी को गए, जो कि सी का इलाका था, वहाँ पे उसने क्या देखा, बीचेस पे क्रैब्स देखे और फिशेस देखी, बहुत अलग अलग प्रकार की फिशेस वहाँ पे उसने देखी जो कि फिशरमैन ने कॉट की थी, पकड़ ली थी। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंड दैट वेयर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। उसने उसके बाद क्या देखा कि कुछ क्रिएचर्स जैसे कि हैं एंट,
जो कि अलग अलग लोकेशंस पे उसने देखी थी। द काइंड ऑफ प्लांट found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surrounding in these different region? Were they the same? उसने देखा कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके जो रीजन्स हैं वो भी अलग अलग है, तो उनका जो सराउंडिंग है क्या वो भी डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट रीजन का डिफरेंट सराउंडिंग होगा। वेयर दे द सेम, और क्या वो सेम है। तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। तो चलो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक जंगल से। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। जहाँ पे सोचो कि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं। लिस्ट देम इन अ कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। आपको क्या करना है, जो टेबल दिया गया है नीचे आपको, उस टेबल में कॉलम 1 में आपको ये चीज़ें जो मिलती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो फॉरेस्ट की चीज़ें हैं उसको आपको मेंशन करना है, जैसे प्लांट है, एनिमल है और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। List things, animal and plants found in the other regions that are also shown in the table. टेबल में अलग अलग जो रीजन्स दिए हैं, तो उस रीजन्स में अलग अलग चीज़ें हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो उन अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं, उनके भी नाम आपको लिखने हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर थ्रू द चैप्टर टू फिल टेबल 9.1। आपको क्या करना है कि इस लेसन के ख़त्म होने में, पूरे लेसन के इसमें आपको जो भी एग्जाम्पल इधर उधर है वो उसका यूज़ करके, चैप्टर का यूज़ करके ही टेबल 9.1 फिलअप करना है। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। तो आपको क्या करना है, आपके दोस्तों से, आपके पेरेंट्स से या फिर आपके टीचर हैं उनसे आपको जानकारी लेना है और अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके वो टेबल फिलअप करना है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आपको क्या करना है कि कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स लाइब्रेरी में अगर अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे भी देखना है कि एनिमल, प्लांट और मिनरल्स जो हैं उन अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पे और कौन कौन से प्लांट, एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल। आपको क्या करना है कि इस टेबल में जो 9.1 में आपको नीचे यहाँ पे टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको अलग अलग जो एनिमल है, प्लांट है, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको फिलअप करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जैसे कॉलम दिया है इन द फॉरेस्ट, तो आपको क्या करना है, इसमें एनिमल के फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे जो मिलेंगे। उसके बाद में इन द डेजर्ट, जो रेगिस्तान में मिलेंगे। इन द सी, मतलब समुद्र में के इलाके में। यहाँ पे एनी अदर, कई और जो रीजन हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। इस प्रकार आपको टेबल को फिलअप करना है। पर पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स, आपको क्या करना है, जो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स हैं या फिर ड्राइड लीव्स है, सूखे पत्ते हैं, या फिर अलग अलग एनिमल के पार्ट्स है, बोन्स है, उनको आपको उनमें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में है आप ऐड कर सकते हो। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स, आप अलग अलग
जो मिट्टी के नमूने हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर जो पत्थर है उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वाटर इन द ओशन may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5. चैप्टर 5 में आपको क्या देखना है कि जो समुंदर है, समुंदर का पानी है उसमें क्या डिजोल्व है, सॉल्ट है, नमक डिजोल्व होता रहता है उसमें, तो उस जो कि हमने देखा हुआ है चैप्टर 5 में। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और वहाँ पे बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कोन्स है ना, पेबल्स भी वहाँ पे हमें मिलती है, अलग अलग स्टोन्स हम देखने को मिलते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग आगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस टेबल को फिलअप करना है और एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको ये टेबल पूरे अच्छे तरीके से फिलअप करते आएगा। वी will discuss the table as we travel through many more interesting places. हम ये टेबल कब फिलअप कर पाएंगे, जब हम अलग अलग इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे ट्रैवल करके घूम के आएंगे। ओके, आप इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद सब चीज़ें यूज करके टेबल फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 9.2 हैबिटेट्स एंड एडाप्टेशन। अब हैबिटेट एंड एडाप्टेशन क्या है, तो हैबिटेट मतलब जो अधिवास होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और एडाप्टेशन मतलब एक फीचर डेवलप करना या फिर एक स्पेसिफिक फीचर का होना जो कि किसी भी प्लेस में या फिर किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए विथस्टैंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए ये फीचर डेवलप करना, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। इन सिंपल लैंग्वेज विथस्टैंड विद द कंडीशन, किसी भी कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर लेना, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। आपने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल एक्टिविटी 1 में देखे होंगे, जो कि हमने टेबल में देखा कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे अलग होते हैं। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम, क्या आपको वहाँ पे अलग अलग वैरायटी मिली, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर इन कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। आपको देखना है कि डेजर्ट का जो कॉलम है उसमें और सी का जो कॉलम है जो टेबल 9.1 में है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस 2 कॉलम्स। क्या आपने देखा कि वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का डिफरेंस है दोनों कॉलम में, उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि हम डेजर्ट में देख सकते हैं कैमल होता है और सी में क्या होता है, फिशेस होती हैं, तो उनके फीचर्स जो है वो बहुत अलग है और दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स। उनकी जो सराउंडिंग है, उनका जो अधिवास है, उसका परिसर कैसा है दोनों भी रीजन्स का, तो बहुत अलग अलग है। जो डेजर्ट का इलाका है वहाँ पे क्या होती है, सैंडी इलाका रहता है, हॉट और ह्यूमिड रहता है। लेकिन अगर हम सी में देखें तो वहाँ पे कैसे रहता है, थोड़ा सा हॉट और कोल्ड दोनों भी, और ह्यूमिड भी थोड़ा सा, ऐसे वो रीजन रहता है, कोल्ड रीजन टाइप वो रहता है ड्यू टू द वाटरी। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स, तो यह सराउंडिंग्स उनके कैसे हैं। इन द सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। सी में क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वो किससे घिरे हुए रहते हैं, जो सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर जिसको बोलते हैं, उससे सराउंडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्या रहता है, एयर जो है डिजॉल्व रहती है वाटर में, हवा वाटर में डिजॉल्व रहती है, ऑक्सीजन जो रहता है। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। बहुत कम पानी जो है डेजर्ट में दिखने को मिलता है। अब हमने देखा कि सी में कहा, वहाँ पे सी जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा
वाटर रहता है, लेकिन डेजर्ट में बहुत कम वाटर है, मतलब पूरा उल्टा यहाँ पे सिचुएशन है। इट इज़ अ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। अब कैसे रहता है ये इस डेजर्ट का एटमॉस्फेयर? दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और जो रात रहती है उस टाइम पे वहाँ पे कोल्ड रहता है। तो डेजर्ट का जो मौसम है वो अलग अलग होता है दिन और रात में। The animal and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. जो एनिमल और प्लांट है डेजर्ट में रहने वाले, तो वहाँ की जो सॉइल है और वहाँ की जो ब्रीदिंग एयर है वो एनिमल और प्लांट डेजर्ट से ही, उसकी सराउंडिंग से ही लेते हैं। The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of plants and animal in these two regions. Desert और sea का जो एटमॉस्फेयर है उसका सराउंडिंग जो है बहुत अलग अलग होता है। ओके, तो हमें वहाँ पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है वहाँ के प्लांट और एनिमल में, isn't it? Let us look at two very different kind of organism from the desert and the sea, a camel and a fish. तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि सी जो डेजर्ट में हमें दिखता है कैमल और सी में हमें फिश देखने को मिलती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, उससे वहाँ पे जिंदा रहने के लिए डेजर्ट की जो कंडीशन है वो उसे हेल्प करती है। मतलब एक प्रकार से वहाँ पे अडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है। कैमल्स हैव अ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प्स टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। अब हमने देखा है कि जो कैमल रहता है उसकी बॉडी कैसे रहती है, बहुत ज़्यादा उसकी अलग होती है फिश से, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि उसकी जो लेग्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे रहते हैं, लंबे रहते हैं उसके पैर। तो इसीलिए जो उसकी बॉडी है हीट को टॉलरेट कर पाती है, मतलब उसके जो बॉडी है वो ऊपर रहती है पैरों के लॉन्ग होने के वजह से, और इसीलिए जो सैंड की हीट है वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंचती। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। वो क्या करते हैं, बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट, उनके जो एक्सक्रीशन प्रोसेस रहती है उस टाइम पे वो बहुत कम अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और उनका जो डंग रहता है, जो गोबर रहता है वो ड्राई रहता है एंड डू नॉट स्वेट। वो क्या नहीं करते, वो पसीना ज़्यादा नहीं बहाते, वो बिल्कुल भी पसीना नहीं बहाते अपने बॉडी से, इसलिए उनके जो एक्सक्रीशन प्रोसेस में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डे विदाउट वाटर। अब उनके बॉडी से ज़्यादातर वाटर लॉस नहीं होता, लूज नहीं होता, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे कंडीशन में बिना पानी के भी वो रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। हम देख सकते हैं कि जो नीचे पिक्चर दिया गया है उनमें आपको दिख रहे होंगे कि जो 9.3 फिगर है उसमें अलग अलग काइंड्स ऑफ फिशेस दिखाई दे रही है हमें। देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी किस प्रकार बनी हुई है ना। हमने यहाँ पे अलग अलग फिशेस देखी है, ये इस तरीके से, ये गोल्डन फिशेस है ना, अलग अलग फिशेस हमने देखी। अब यहीं पे 9.2 फिगर में हमें क्या दिख रहा है, ये जो कैमल है उसके लेग्स हमें कितने लंबे दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या, इससे जो रेगिस्तान की जो रेत रहती है, यहाँ पे रेत दिख रही है आपको, ये जो रेत है उसकी जो हीट है ये बॉडी टॉलरेट कर पाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो गर्मी है इन लंबे पैरों की वजह से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो अडेप्ट कर लेते हैं। और इसी प्रकार ये जो फिशेस हैं ये भी
खुद को इस कंडीशन में अडेप्ट कर लेती हैं. ओके. There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? आपने अलग अलग फिश तो अभी पिक्चर में 9.3 फिगर में देखी, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ ये थी कि उनके बॉडी का शेप, उनका जो शेप है वो टैपरिंग टाइप का था, है ना. मतलब वो एंड में दोनों भी एंड है रहते हैं. माउथ एंड टेल वो कैसे रहते हैं, थोड़े से टैपरिंग रहते हैं और स्मॉल रहते हैं, लेकिन जो मिडल पोर्शन रहता है वो ब्रॉड रहता है. तो इस प्रकार उसका शेप हमने देखा. All the ones shown here have the streamline shape that was discussed in chapter 8. हमने streamline shape देखा था अभी, जैसे कि मैंने tapered end जो बोला था उस तरीके से ये streamline shape रहता है. This shape helps them move inside water. और ये जो streamline shape है यही उनको वाटर में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. जो फिश है उनके बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स रहती है. द स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. ये स्केल्स क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है एंड मूवमेंट को भी इजी बनाती है जो कि वाटर के अंदर वो करते हैं. वो डिस्कस इन चैप्टर 8 that fish have flat fins and tails that helps them to change direction and keep their body balanced in water. तो ये जो उनके बॉडी के अंदर फिन्स दिखते हैं, फ्लैट फिन्स, जो कि और उनकी जो टेल है वो भी उन्हें हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर. वो जो बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है होता है उन्हें वाटर में, पानी में, वो भी उन्हें हेल्प करता है. गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प्स देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो उनके गलफड़े होते हैं वो फिशेस को हेल्प करती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वाटर के अंदर उसमें से ऑक्सीजन लेने के लिए. वी सी दैट द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प्ड इट to live inside water and the feature of the camel help it to survive in desert. तो हमने देखा कि जो फिश का फीचर होता है वो क्या करता है, उसे पानी के अंदर रहने के लिए हेल्प करता है. और जो कैमल है वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, मतलब इतना हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे रहने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं. We had taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिए जो कि अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that helps them live in surrounding in which they are normally found. हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसे भी सर्टन फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो कि उन्हें सराउंडिंग में रहने के लिए मदद करते हैं और जनरली ये उनमें पाए जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर और अ सर्टन हैबिट्स विच enables the organisms to live naturally in a place is called adaptations. मतलब जो स्पेसिफिक फीचर या फिर कोई आदत जो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे नेचुरली उनमें वहाँ पे रहने के लिए, किसी जगह पे रहने के लिए, किसी भी प्लेस में नेचुरल प्लेस में नेचुरली रहने के लिए खुद में डेवलप करना, उसको बोला जाता है अडाप्टेशंस. अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. जहाँ पे वो रहते हैं एडाप्टेशन कैसे होता है, हर जगह अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है जहाँ पे वो रहते हैं. ड्वेलिंग मतलब रहना. दैट इज वाई अ फिश कांट
live out of water and a camel cannot live in a sea. इसी की वजह से जो मछलियां हैं वो पानी के बाहर नहीं रह सकती, उसी प्रकार जो कैमल होता है वो समुद्र के अंदर नहीं रह सकता. तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो फीचर्स अलग अलग एनिमल्स में होते हैं जो कि उन्हें एडाप्टेशन के लिए हेल्प करते हैं. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. मतलब क्या, जहाँ पे वो रहते हैं. ड्वेलिंग मतलब उनका जगह जहाँ पे वो रहते हैं, लाइक अ होम. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. जो हैबिटेट रहता है, जो उनका अधिवास रहता है, वो क्या उन्हें प्रोवाइड करता है, क्या दिलाता है? खाना, पानी, हवा और रहने के लिए जगह और अदर जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन अ सेम हैबिटेट. बहुत अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्लांट और एनिमल हमें अलग अलग सेम हैबिटेट में देखने को मिलते हैं. मतलब जो प्लांट और एनिमल भले ही वो अलग अलग हो, लेकिन हो सकता है कि उनका हैबिटेट सेम होता है. जैसे कि फॉरेस्ट. अब क्या, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि लायन जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन क्या सिर्फ लायन ही वहाँ पे रहता है? तो नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना. फॉक्स होता है, डियर होता है, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्ड्स होते हैं, है ना. प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो क्या फॉरेस्ट सिर्फ लायन का ही हैबिटेट है? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स का सेम हैबिटेट हो सकता है. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिट्स. जो प्लांट और एनिमल्स मैदानी इलाके में रहते हैं उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. कुछ जो टेरेस्ट्रियल मैदानी इलाके के हैबिटेट्स है, जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, ग्रासलैंड है, घास का इलाका है, यहाँ पे डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है, कोस्टल है मतलब जो समुंदर का किनारा है वहाँ पे रहने वाले, या फिर पहाड़ों पे रहने वाले रीजन्स. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in a water are called aquatic habitats. जैसे कि हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो भी एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक हैबिटेट्स. जैसे कि लेक है, रिवर है एंड ओशन है, समुंदर है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. देयर आर अ लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स. अब वहाँ पे जो मैदानी इलाका है वहाँ पे भी हमें अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब दुनिया के हर जगह पे अलग अलग हैबिटेट देखने को मिल सकते हैं. मतलब कि वर्ल्ड में हर तरफ सेम टाइप का फॉरेस्ट होता है क्या? नहीं. तो इस तरीके से वो डिफरेंट बनता है. द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट्स आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट. दोनों भी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स जो भी है वह उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, soils, air and water in the habitat constitutes its abiotic component. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिसमें जीव नहीं रहता, जैसे है कि रॉक्स है, पहाड़ है, सॉइल है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सब मिला के क्या बनता है? जो abiotic components. Are sunlight and heat biotic और अबायोटिक कंपोनेंट? तो क्या जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी और
हीट, ये सब बायोटिक है या फिर अबायोटिक, तो हम इनको अबायोटिक कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। We know that some plants grow from seeds. हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं सीड्स से ग्रो होते हैं। Let us look at some about abiotic factors and their effect on seeds as they grown into in young plants. हम देखते हैं कि जो abiotic factors होते हैं वो किस प्रकार जो सीड से प्लांट ग्रो होने में इफेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे जो कि हेल्प करते हैं यंग प्लांट में ग्रो करने के लिए। ओके, there are some changes that can happen in organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surrounding. जैसे कि ऐसे कुछ चेंजेस होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म में बहुत कम टाइम में, जो उन्हें एडजस्ट करने, सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। For instances, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. तो जब हम माउंटेन रीजन में जाते हैं तो हमें ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमें वहाँ पे ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है। We need to breathe faster when we are on high mountain. जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे, ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा फास्ट सांस लेनी पड़ती है। After some days, our body adjust to the change condition on the high mountain. और हमारी बॉडी जो है कुछ दिनों में ही कुछ चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। Such small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes in the surrounding are called acclimatization. तो ऐसे छोटे छोटे जो चेंजेस हैं जगह के हिसाब से एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत कम टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो भी चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में उसे बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। दिस चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडाप्टेशंस दैट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये जो चेंजेस हैं, अलग अलग एडाप्टेशंस हैं, वो हजारों सालों के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।